गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को लेके बहुत सारी तरह की जो कुछ अजम्पशंस हैं, अवधारणाएं हैं, वो लोगों के अपने जहन में, अपने दिमाग में जो है वो होती हैं। लेकिन एक बहुत साधारण शब्दों में भी अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को देखें और जानने का प्रयास करें तो बेसिकली वार्मिंग का जो संबंध है वो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ है, और ग्लोबल इसमें जो शब्द जुड़ा हुआ है वो बेसिकली डिनोट करता है कि ये वर्ल्ड लेवल पे पूरा का पूरा जो हमारा एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, जो हमारा एंटायर अर्थ का जो सिस्टम है, उसमें जो टेम्परेचर का इंक्रीज है उसको ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिवील करता है, उसको ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे कारण हैं, कई सारे सवाल भी हैं हमारे कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, क्या ये पहली बार हो रही है, आज से पहले नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो अब इसके बारे में इतनी चिंता जो है वो क्यों जताई जा रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, अगर इसको कम करने का प्रयास करें तो वो किस प्रकार से किया जा सकता है। और एक वर्ड जो इस स्लाइड में मैंने अलग से ऐड किया हुआ है, दिस इज अबाउट ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग। कुछ सवालों के जवाब इसी शब्द में जो है, इसी वर्ड में अपने आप में ये रिवील करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है क्यों है और चिंता का विषय क्यों है, क्या इसके इफेक्ट आ सकते हैं, और क्या आप साइंटिफिकली ये प्रूव भी कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से जो है इस डिस्कशन में मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को ज़रूर दबा दें, और उसके सामने वाला जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर एक जो वीडियो नया अपडेट होता है इस चैनल के ऊपर वो बहुत जल्दी जो है आप तक पहुंच पाए। So starting with the topic global warming, if you look at this picture is self-explanatory। अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को बयान करती है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या करती है ये तस्वीर। जंगल में आग लगी जो है वो दिखाई गई है, चारों तरफ धुआं जो है वो फैला हुआ है, और ये जो व्यक्ति है ये मास्क लगा के खड़ा है, और स्टिल इसकी जो आईज है वो बर्न कर रही हैं, उनमें जो आंसू है वो आ रहे हैं। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस अर्थ सरफेस कॉन्टेम्परेरीली प्रेजेंटली। आज वर्तमान समय में इस पृथ्वी के धरातल पे कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की। टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? इफ यू जस्ट लुक एट द सिंपल डेफिनेशन, इट इज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब भी बात करते हैं ना, लैंड सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो लैंड सरफेस का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, और क्लाइमेट चेंज के कुछ जो एविड थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लैंड सरफेस पे बहुत तेजी से आता है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग को जानना है तो सही मायने में ग्लोबल वार्मिंग क्या हो भी रही है कि नहीं हो रही है, इसके बारे में जो ओशियनिक डेटा है वो ओशियनिक डेटा बहुत बेहतर तरीके से जो है इसको रिवील करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जो ओशियंस हैं, ओशियंस का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं होता है, और ओशियन का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं होता है तो सही मायने में यदि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जो एवरेज टेम्परेचर है लैंड का और ओशियंस का, उन दोनों में वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। ओनली देन वी विल बी एबल टू से दैट ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और ऐसा देखने को मिला कि लैंड और सी दोनों का जो एवरेज टेम्परेचर है पिछले 100 वर्षों की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द 20th सेंचुरी, देन वी फाइंड
0.6 डिग्री प्लस और माइनस 0.2 डिग्री मीन्स 0.4 डिग्री सेल्सियस से लेके और 0.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो 20वीं शताब्दी के दौरान देखने को मिले हैं। और एवरेज अगर टेम्परेचर हम लेके चले पिछले समय का भी, क्योंकि 1880 से हमारे पास सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड है टेम्परेचर का वो अवेलेबल है, वो इंडिकेट करता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है लैंड और वाटर का उस दोनों में इंक्रीज हुआ है। और ये इंक्रीज जो है वो 0.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर में ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हुई है। लगभग 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन 1800 का रिकॉर्ड है। ईयर 2000 आते आते लगभग 200 साल के समय में 280 ppm से 360 ppm लगभग जो है 87 पार्ट्स पर मिलियन में एडिशनली ऐड हो गए हैं वायुमंडल में। हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम 10 लाख पार्टिकल्स लेकर चले तो उसमें से 280 पार्ट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जिस्ट करते थे 1800 ईस्वी के आसपास, और 2000 आते आते बढ़ के वो हो गए हैं 367 361, और लगभग जो है 31% का ये एक इंक्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में देखने को मिला है। अब आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो है वो भी आप लोगों की हो सकता है चली हुई हो। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है ये किस हिसाब से पूछा जाता है, कैसे सवाल आ सकते हैं, सीधे सवाल भी आ सकते हैं कि आप ग्लोबल वार्मिंग को डिफ़ाइन करेंगे तो हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे ग्लोबल वार्मिंग के एविडेंसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आप एविडेंस दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, वो भी हम बात करेंगे। और एक जो सवाल आज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सवाल है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड जो ग्लोबल वार्मिंग है, हाउ मच रेस्पॉन्सिबल इज़ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ फॉर द हैपनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा हमारा जो लेक्चर है वो फोकस करता है। लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। इन दिस डायग्राम 1880 से हमने बात करी थी कि हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है और यहाँ पे डिपार्चर जो है वो दिया गया है टेम्परेचर का। 1880 में जो डिपार्चर था वो डिपार्चर बहुत कम है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो -0.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास डिपार्चर था, यानी एवरेज जो अर्थ का टेम्परेचर जिसको हम 15-16 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, अगर वो हम 15 डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं तो 14.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो 1880 में टेम्परेचर देखने को मिला था। ये डेविएशन है। और ये अगर आप जो है देखें और इसका एक एक्सपोनेंशियल अगर लाइन हम जो है वो ड्रॉ कर दें तो ये लाइन बता रही है कि कंटिन्यूअस जो है ये फ्लक्चुएशंस में इंक्रीज है। और यहाँ पर अगर आप आकर देखते हैं 1998-99 के आसपास तो आप फ्लक्चुएशंस का लेवल देखेंगे 1.2 डिग्री सेल्सियस, यानी जो 15 डिग्री सेल्सियस था एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, दैट वाज रिकॉर्डेड एज 16.2 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए 1998 जो है इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द वार्मेस्ट ईयर ऑफ द मिलेनियम। अर्थ सरफेस का अभी तक का द रिकॉर्ड दैट आर अवेलेबल विद अस अबाउट द टेम्परेचर, द वार्मेस्ट मंथ of the known history of earth is 1998. Reason we will discuss about them. This is the picture which shows yes global warming is happening. Now एक सवाल भी हमारे मन में जो है वो उभर के आता है, is this global warming real or it's a some kind of hype that is created by some developed countries to control or to take control over the developing countries, or it is some kind of conspiracy that is done by some of the jealous persons or group of jealous persons to hinder the growth of the developing countries who are fastly developing or to stop the development of the already developed countries. क्या ये वास्तव में हो रहा है या कोई ये एक ऐसी साजिश, कोई एक ऐसा जो है वो एक कल्पना ऐसी रची गई है कि कुछ जो लोग विकसित होना चाहते हैं उनको रोकने का प्रयास हो रहा है? लेट्स सी।
if global warming is happening, if Earth's surface temperature is continuously increasing, how it will reflect? It will be reflected in the form of decrease in the snow covered area. जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जो तापमान बढ़ेगा तो सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आना जब शुरू होगा तो वहाँ पर जो बर्फ़ बनी हुई है, जो बर्फ़ जमी हुई है, वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो आर्कटिक जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो स्नो कवर है आर्कटिक ओशियन का, उसमें एक कंटिन्यूअस डिक्रीज है। अगर बर्फ जो पिघल रही है, इफ द क्रायोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज श्रिंकिंग, दैट मीन्स जो पानी है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, और लिक्विड स्टेट में जो वाटर है वो अल्टीमेटली अर्थ सरफेस से रन करते हुए ओशियंस की तरफ मूव करता है। इन दैट केस इज सी लेवल इज इंक्रीजिंग। अगर वो क्रायोस्फीयर का एरिया कम हो रहा है, वो पानी जो सॉलिड था वो अब लिक्विड स्टेट में ओशियंस के रूप में जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है वहां पे जा रहा है। ये सम एविडेंसेस आर देयर कि 4 से 8 इंच जो है वो सी लेवल में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर की ये प्रिडिक्शंस हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा ना भी हो, और उम्मीद ये जताई जा रही है। ये कह लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा भयावह रूप देने के लिए ऐसी कोशिश की जा रही है कि अगर यही स्थिति चलती रही तो अगले 50 साल में तापमान जो है वो 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और अगर जो है 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, और इस शताब्दी के अंत तक ये 5.8 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये अभी जो है वो तय नहीं है, ये अभी फ्यूचर के पास इसका जवाब जो है वो है। अभी इसी चीज़ का जवाब जो है वो कहीं पर भी और किसी के पास भी जो है वो प्रेजेंट में नहीं है। सो इफ यू लुक एट दिस, बात ये करते हैं कि अब ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, शुरू से ही हो रही है। तभी तो हमारी अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है, अगर ये वायुमंडल हमारा यहाँ पर ना होता और इसका ये प्रेजेंट जो कंपोजिशन है वो ना एग्जिस्ट करता, तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगभग -14 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता। लेकिन यही एटमॉस्फेयर ही है जिसने उस हीट को ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर को वहां तक लेकर आया जहां पे जीवन के पनपने की संभावनाएं बन रही थी। और दिस इज ऑल हैपन्स ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम सभी समझते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए जो सन से रेडिएशन आती है, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट टू दैट। लेकिन जब वो रेडिएशन हमारा अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसका रेडिएशन करता है तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो ओपेक हो जाता है, उसके लिए उसको रोकता है, एब्जॉर्ब करता है और सारी एनर्जी को वापस नहीं जाने देता। और इसी अवस्था में जो है वो अर्थ सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है उस एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। Energy is coming from the sun, about 51% कह लीजिए, 51 यूनिट ऑफ एनर्जी reaches after passing through the atmosphere to the earth surface। हमारा जो पृथ्वी का धरातल है लगभग 51 यूनिट एनर्जी जो है जितनी सन सरफेस से हमें इस आउटर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर जो रिसीव होती है, जो 1.96 ग्राम कैलोरी पर सेकेंड, जिसको हमने सोलर कांस्टेंट का नाम दिया था, वो यहाँ पर रिसीव होती है। उस एनर्जी का 51% एरिया जो है वो, क्योंकि इस वायुमंडल से जब ये पास होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है, स्कैटरिंग भी होती है, ये एनर्जी प्रभावित होती है। 51 यूनिट एनर्जी अर्थ सरफेस पे पहुँचती है, और ये जो 51% एनर्जी अर्थ सरफेस पे पहुँचती है, यहाँ पे लैंड कवर भी है, यहाँ पे वाटर कवर भी है, यहाँ पे वेजिटेशन कवर भी है, स्नो कवर भी है, सब कुछ है। एंटायर elements that exist on this earth surface, they absorb the amount of energy, क्योंकि ये 51% यूनिट एनर्जी जो है ये completely absorb होती है।
एक चीज अब इसमें और एडिशन है, हम ह्यूमन इंपैक्ट की ही बात कर रहे थे, दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। So what happens? This energy after absorbing by the earth surface get radiated, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ हमें यही बताता है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी यही कहता है कि जब कोई भी जो पदार्थ है ऊष्मा का जब वो अवशोषण करता है, व्हेन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होता है और वो लगभग अपनी 4th पावर के इक्विवेलेंट जो है एनर्जी को रेडिएट करता है। वो एनर्जी रेडिएट होती है, रेडिएट होने के बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ट्रोपोस्फियर का जो पार्ट है, वो एक एनर्जी, मान लीजिए ये 3 यूनिट एनर्जी जो है वो आई अर्थ सरफेस तक, और इसी 3 यूनिट एनर्जी को पूरी पृथ्वी ने जो है वो रेडिएट किया, तो 1 यूनिट एनर्जी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर ने उसको री रेडिएट कर दिया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया अर्थ सरफेस की तरफ। यानी 2 यूनिट एनर्जी एस्केप कर गई स्पेस में, लेकिन 1 यूनिट एनर्जी यहाँ पर रह गई, और इस प्रकार से पूरा सिस्टम चलता रहा। 460 करोड़ साल पहले जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और हमारे यहाँ पर अर्थ पे जो है वो जीवन जीने की संभावनाएं विकसित होती रही। देन कम्स दिस वन, द ह्यूमन बीइंग, the most ambitious animal on this earth surface. What he did? विकास के नाम पे, एनर्जी के नाम पे बहुत सारा जो फॉसिल फ्यूल है वो बर्न होना शुरू होता है। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होना शुरू होता है तो ये जो 1 यूनिट एनर्जी का जो री रेडिएशन हुआ था एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस की तरफ, ये री रेडिएशन वाज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसके पीछे कुछ जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसेज थी, इन्होंने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये जो बायोफ्यूल का जो बर्निंग हो रही है, ये बायोफ्यूल इंक्रीज कर रहा है अमाउंट इन ग्रीन हाउस गैसेज का, और जब ये ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट इंक्रीज होता है तो व्हाट हैपन्स, more amount of energy is re-radiated by the atmosphere towards the earth surface। ज्यादा मात्रा में जो एनर्जी है वो वायुमंडल के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा अर्थ सरफेस की तरफ रेडिएट होती है। जो पहले 1 यूनिट एनर्जी थी, अब वो 2 यूनिट एनर्जी जो है वो वापस आ रही है, और 2 यूनिट एनर्जी अगर वापस आ रही है तो पहले ये जो कंटेंट, अगर इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में ले, ये 52 था तो अब ये 53 हो गया है। और जो जितनी ज़्यादा मात्रा में ये एनर्जी अर्थ सरफेस की तरफ एटमॉस्फेयर से रेडिएट होकर आएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि ये इनकमिंग और आउटगोइंग, ये हीट बजट में हमने देखा था ये पूरा बैलेंस में है। लेकिन बैलेंस कब खराब हो रहा है, जब ये ग्रीन हाउस गैसेज का कंटेंट बढ़ रहा है और इसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो वापस अर्थ की तरफ रेडिएट हो रही है, जिसको अर्थ ने रेडिएट कर दिया था। तो उसकी वजह से जो है ये जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और इसमें ह्यूमन इम्पैक्ट्स की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मानव कहाँ है, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट कहाँ पर है, लेट्स सी। नेचुरल अगर फिनोमिना होता है, लेस हीट एस्केप टू द स्पेस, मोर हीट रिटर्न टू द अर्थ, ग्रीन हाउस गैसेज में इंक्रीज हो रहा है, व्हाई, हाउ? अगर यहां से ये एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी बच के, तो अपर एटमॉस्फेयर में जो कूलिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी जब नहीं मिलेगी तो चीजें ठंडी होंगी। अपर एटमॉस्फेयर कूल डाउन होता है, अपर एटमॉस्फेयर श्रिंक होगा, हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल जो है अगर वो बर्न होगा और जो ट्रीज हैं उसमें कार्बन का कंटेंट इंक्रीज हो सकता है, ओशियन जो वार्मिंग है वो इंक्रीज हो सकती है, फॉसिल फ्यूल जो कार्बन है ऑक्सीजन ओशियंस में उसका इन मात्रा में इंक्रीज हो सकता है, और जो कोरल है उसमें भी जो कार्बन का कंटेंट है वो भी बढ़ सकता है। मीन्स ऑल दीज दैट इज हैपनिंग इज ड्यू टू दिस वन, द थर्ड इम्पैक्ट दैट हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इन ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा में वृद्धि होने के कारण ये सारी घटना घटित हुई है। और एक तथ्य की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक तथ्य ये भी कहता है
कि पिछले 100 सालों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की बदौलत हमने जितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज को ऐड किया है, इतनी मात्रा में इन ग्रीन हाउस गैसेज को वायुमंडल में ऐड होने के लिए 10,000 से लेके 1,00,000 साल तक का समय लगता है। लेकिन इतनी लंबे समय अवधि में अगर वो वायुमंडल में ऐड भी होती हैं तो जो उनका एंटी प्रोसेस है, वो प्रोसेस उनको वहाँ से वापस अर्थ सरफेस की तरफ ले भी जाता है और बैलेंस रहता है। लेकिन अब एडिशन की दर जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है और शुरुआत में इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए लोग और जो देश थे वो तैयार नहीं थे। लेकिन रिसेंटली अगर क्रिस्टोफर मॉन्कटन की ये परिभाषा स्टेटमेंट अगर पढ़ी जाए तो ये कहते हैं कि जो लेटेस्ट पेपर अभी अपीयर हुआ है उसमें 97% जो साइंटिस्ट का जो ग्रुप है उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो रिसेंट ग्लोबल वार्मिंग है इट इज़ ऑल एंथ्रोपोजेनिक। रियली इट इज़ एंथ्रोपोजेनिक, मानव के द्वारा कृत है, क्योंकि वैज्ञानिक और जो बाकी देश थे वो इस चीज़ के ऊपर अडिग थे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये ग्लोबल वार्मिंग एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, ये नेचुरल है। अब नेचुरल जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रक्रिया है उसमें सोलर इरेडियंस थ्योरी की बात करें, उसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज की बात करें, उसके अंतर्गत अगर हम जो है वो प्लेट टेक्टोनिक की बात करें, हम अगर उसमें कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट की बात करें, उसके अंतर्गत जो है और भी कुछ चीज़ों की अगर बात करी जाए तो जो नेचुरल जो क्लाइमेटिक चेंज के पीछे की जो फोर्सेज हैं वो बहुत लंबी हैं, लॉन्ग टर्म है। इतनी जल्दी और छोटे समय में जो है ये घटनाएं घटित नहीं होती और इसीलिए अब 97% जो ग्रुप है साइंटिस्ट का, दे हैव एक्सेप्टेड कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एंथ्रोपोजेनिक है और वास्तव में मानव के द्वारा जो किए जाने वाले जो कार्य है उनके परिणाम स्वरूप इस तापमान में वृद्धि हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये गैसेज जो है वो रिलीज होकर आ रही हैं? इफ यू लुक एट द सोर्सेज, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा सोर्स है। कार्बोनिफरस एज में आज से करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण नीचे दब गए थे और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हुए थे, तो उस कोयले में जो कार्बन का जो कंटेंट है और जीवों के दबने से वहाँ जो मिनरल ऑयल डेवलप हुआ था उसमें जो कार्बन का कंटेंट है, उस कार्बन के कंटेंट को हमने बाहर निकालकर जब उसको आग लगाई तो कार्बन रिएक्टेड विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन and leads to the ultimately development of carbon dioxide and carbon monoxide depending on the presence of amount of oxygen that is available for the combustion process। वो जो ज्वलनशीलता है, वो जो जल रही हैं चीजें, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो रहा है। और इसी तरीके से जब मिनरल ऑयल को गाड़ियों में, इंजन में और इन सभी जगह हम बर्न करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारी जो गैसेज हैं वो यहाँ से रिलीज हो रही है। और एक बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड थी, हमने ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर में देखा और पढ़ा, लगभग 60% के करीब का जो हिस्सा था वो बना हुआ था वाटर वेपर से और 15 से 20% जो वायुमंडल था वो कार्बन डाइऑक्साइड से ढका हुआ था। आज वो कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पे है। ये सारा का सारा कार्बन कहाँ गया? ये मिनरल के रूप में, ये ओशियन वाटर में ट्रैप हो गया, ये कार्बोनेट रॉक्स के रूप में ट्रैप हो गया, ये फॉसिल फ्यूल के रूप में ट्रैप हो गया। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? वी आर बर्निंग दिस फॉसिल फ्यूल एंड अल्टीमेटली what we are doing, we are adding that carbon dioxide again back to the atmosphere and the rate of this addition is very much rapid, which is a matter of concern। चिंता का विषय है, बहुत तेज गति से ऐसा काम हम जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा एनिमल एग्रीकल्चर, मैनोर, नेचुरल गैस, राइस पैडीज, लैंडफिल्स, यहाँ से भी बहुत सारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो वायुमंडल में ऐड हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और मीथेन की अगर कंपैरिजन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने देखी थी कि 31% के आसपास इंक्रीज है, लेकिन मीथेन की अगर बात करी जाए तो 149% इंक्रीज है। अगर 1750 में प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से वर्तमान समय का अगर हम कंपैरिजन करें, वर्तमान नहीं कहूँगा मैं, 2000
सन 2000 तक की कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो 31% कार्बन डाइऑक्साइड, 149% जो अमाउंट था, यानी लगभग 1.5 गुना। पहले अगर 100 पार्टिकल एग्जिस्ट करते थे तो अब 150 पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। 149% मीथेन, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बहुत घातक जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट उसका बहुत भयंकर है। कहाँ से आती हैं? 40% के करीब जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है ये पावर प्लांट से आ रही हैं। 20% जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे आ रही है। 13% जो ट्रक है, हैवी जो व्हीकल्स हैं वहाँ से आ रही हैं। 3.5% एरोप्लेन्स जो चलते हैं वहाँ से ऐड हो रही हैं। और बिल्डिंग से जो घरों में उठने वाला जो धुआं है, लगभग 12% जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो वहाँ से ऐड हो रही है। और 25% कार्बन का जो एमिशन है उसके पीछे डिफोरेस्टेशन, टू वे इफेक्ट है। 3 पेड़ एग्जिस्ट करते थे, 3 यूनिट कार्बन कंज्यूम करते थे, 2 पेड़ हमने काट दिए, कार्बन का कंजप्शन रह गया 1 यूनिट का। इन दोनों को हमने आग के हवाले कर दिया, बर्न कर दिया, 2 यूनिट एक्स्ट्रा एडिशन हो गया। तो वायुमंडल में 3 यूनिट था, 2 हमने एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया, 5 कंजप्शन हुआ 1 का, तो टोटल 4 यूनिट एनर्जी रह जाती है। सबसे घातक डिफोरेस्टेशन, क्योंकि यही वो जगह है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। कार्बन सिंक ऑफ द वर्ल्ड ओशियंस और रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। लेकिन हम उनकी एरिया को, उनको लगातार कम करते जा रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड at a very high speed and we are reducing the consumption of carbon dioxide. Besides, we are adding it. कार्बन साइकिल को अगर हम जो है वो देखें, इस पे बहुत फोकस नहीं करेंगे। फैक्ट्रीज हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सोयल और ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। एनिमल्स रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। प्लांट जो रेस्पिरेशन से, यहाँ पे जो एसिमिलेशन है प्लांट्स का, वहाँ से ये कंज्यूम हो रही है। और एल्गी से रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन से रिलीज हो रही है। यानी अगर आप देखेंगे यहाँ से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कंजप्शन है। यानी अगर इन चीज़ों को देखें 1 और 2, और ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सोर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, 2 सोर्स हैं जो इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इन 2 सोर्सेज में भी अगर हमने छेड़खानी कर दी तो और तेजी से बढ़ेगा, और वो हम कर रहे हैं क्योंकि इनको हम काटते जा रहे हैं। मूविंग फर्दर, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, मीथेन 20 गुना घातक कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। नाइट्रस ऑक्साइड ओशियंस और रेन फॉरेस्ट नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। मैनमेड, खासकर नाइलॉन, नाइट्रिक एसिड जो है वो इसका ज़्यादा सोर्स है। फर्टिलाइजर से भी जो है ये रिलीज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर हम बात करें, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये कुछ गैसेज हैं जो कंटिन्यूसली ऐड हो रही हैं, और ये कहेंगे हम कि वायुमंडल को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है जो ऑन रोड व्हीकल्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 60% है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर बात करें, ऑन रोड व्हीकल और फ्यूल कंबसन दोनों 58% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें, फ्यूल कंजप्शन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है अगर हम बात करें, जितने भी जो वायुमंडल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पोलन के रूप में है और कई सारी चीज़ों के रूप में है। और पर्टिकुलेट्स मैटर की अगर बात करें, पीएम का लेवल, जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं उनसे धूल उड़ती है, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल और इस तरीके की जो स्मोक है, तो उनका जो लेवल है अगर उसकी बात करें तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इसमें जो है वो शामिल होते हैं।
सारे के सारे जो एविडेंसेस हैं, ये एविडेंसेस अल्टीमेटली एक ही तरफ जो है वो हमें लेकर जा रहे हैं कि ग्लोबल जो वार्मिंग है, जो क्लाइमेट जो चेंज हो रही है, वो मिथ नहीं है, वो रियलिटी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है टेम्परेचर। और इसीलिए जो सवाल हमने सबसे शुरुआत में पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग, और उसमें हमने कहा था ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग, और क्रिस्टोफर की स्टेटमेंट भी मैंने कहा कि एग्री करते 97% की एंथ्रोपोजेनिक है। क्यों और कैसे? टेम्परेचर, वी ऑल एग्रीड, अब तक जितना हमने डिस्कशन किया हम सभी एग्री करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? नेचुरल प्रोसेस, हमने हीट बजट का जब देखा तो हमने पाया कि नेचुरली जो है वो 3 यूनिट एनर्जी आई, 2 यूनिट एनर्जी एस्केप करी, 1 यूनिट एनर्जी एटमॉस्फेयर ने जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी। और ये जो नेचुरल कंपोजिशन है पूरा एटमॉस्फेयर का, ये लाखों साल का समय होता है और बहुत मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन व्हाट वी हैव डन थ्रू बायोफ्यूल बर्निंग, ये जो सेकंड एनर्जी भी जा रही थी, इसको भी हमने मजबूर कर दिया वापस आने के लिए। और जब ये वापस आई तो अल्टीमेटली जो टेम्परेचर बढ़ा, वो टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग था, और इसका जो रिटर्न था वो कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी मात्रा में वृद्धि के कारण जो है ये जो सेकेंड यूनिट थी एनर्जी की, ये भी री रेडिएट हुई। और अगर ये इसी दर से चलता रहा तो ऐसा भी संभव है कि ये तीसरी यूनिट एनर्जी भी वापस आ जाए। एंड यू कैन देन इमेजिन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दिस अर्थ सरफेस। क्या ऐसा होगा या कोई काउंटर एक जो मैकेनिज्म है वो इसको बैलेंस कर देगा? क्योंकि हर एक चीज जब होना शुरू होती है तो उसका काउंटर इफेक्ट डेवलप होता है, और वो काउंटर इफेक्ट उसको बैलेंस करने का काम करता है। कुछ इसी तरीके की अवधारणाएं जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स को लेकर साइंटिस्ट ने जो है वो दी हैं। और इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में उन इम्पैक्ट्स के बारे में हम जो है वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। थैंक यू वेरी मच।